अस्सलाम वालेकुम। स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज कुमार। आज की दो बड़ी अहम खबरें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मामले पर सो मोटो एक्शन ले लिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत ये पहला सो मोटो एक्शन है जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने लिया है। दूसरी खबर हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि इस्तांबुल में सदर तैयब अर्दगान की पार्टी जो है उसको बुरी तरह से बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त हुई है और तारीख में 70 साल के बाद ये पहली दफ़ा है कि उनकी पार्टी को शिकस्त का सामना करना है और 20 साल में पहली मरतबा वो इस्तांबुल में शिकस्त से दो चार हुए हैं। ओपोजिशन जमातों ने ऐसा क्या किया कि सदर तैयब अर्दगान की जो पार्टी है वो शिकस्त खा गई। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह महंगाई थी या इसकी वजह गजा और इसराइल की जंग थी? इस बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तजियाकार सलाउद्दीन औलख साहब से। सबसे पहले सलाउद्दीन औलख साहब ये बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया है, ये पहला सो मोटो एक्शन है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये अफसर मोहतरम, असल बात यह है कि जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो ख़त लिखा गया था और उसके बाद फिर फुल कोर्ट इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट के ये मामला जो है वो वफाकी काबीना की तरफ चला गया और वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात के बाद जो है वफाकी काबीना ने एक रुकनी कमीशन इस मामले पर बनाया था जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में। लेकिन इस कमीशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकला बरादरी की जानिब से और दीगर हलकों की जानिब से एक ये एतराज़ किया जा रहा था कि शायद जजेस के साथ ये एक रुकनी बेंच जो है वो इंसाफ ना कर सके। तो इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि आप इस चीज़ को नोट करें कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को भांप लिया था कि तसद्दुक़ जिलानी जो है वो इस कमीशन की सरबराही से माजरत कर लेंगे। तो उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया है, अगरचे देर आए दुरुस्त आए। इससे पहले हमारी जो अदलिया है उसके हवाले से ये एक तासुर आम था कि मियां नवाज शरीफ के मामले में, नून लीग के मामले में वो सूरत इंसाफ हमें बहुत नज़र आ रहा था और उनके केसेस भी माफ़ हुए थे। लेकिन दूसरी जानिब से PTI वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग जो हैं वो शिकवा कुना थे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। एक तरह से जो है वो बर्फ़ सी पिघलती महसूस हो रही है और मैंने पिछली मरतबा भी अर्ज़ किया था कि ये ख़त जो है ये एक उम्मीद की किरण है कि इससे बासर हलकों में, मुक़्तदर हलकों में और सियासतदानों में तमाम इदारा जाती जो प्रोसीडिंग्स हैं, रूल्स ऑफ बिज़नेस मेरे ख़्याल में शायद अब कुछ तय होने जा रहे हैं। तो इस यानी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब की माजरत करने से पहले चीफ जस्टिस ने ये अहम इसमें नुक्ता यह है कि सो मोटो एक्शन लिया है। तो कमीशन बनाने के बाद जो है वो सो मोटो एक्शन लेना मेरे ख़्याल में यही मुनासिब मामला था। वैसे जो डिटेल सामने आई है, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब की जानिब से एक ख़त भी लिखा गया जिसमें एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन उन्होंने जिस बुनियाद पर इस कमीशन की सरबराही से माजरत की है वो भी दिलचस्प है। उन्होंने ये बताया कि मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से जो इल्ज़ामात ख़त में लगाए गए थे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, उनकी कोई मुताबिकत नहीं है। तो इसलिए वो नहीं समझते कि ये पैरामीटर 209 के अंडर फॉल करते हैं। तो इस वजह से वो उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे, जिस वजह से उन्होंने माजरत किया। तो मेरे ख़्याल में अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। जो सुप्रीम सीट पर जो दस्तयाब इस्लामाबाद में जजेस थे वो सारे के सारे अब 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसमें शामिल हैं। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। तो अब ये सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच जो है वो इसकी बुध
11:30 बजे से समाअत शुरू करेगा और मेरे ख्याल में ये मामला इंशाल्लाह किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता दिखाई साहब, यहाँ पे एक और बड़ी काबिल जिक्र बात है कि जैसे आपको याद होगा कि जस्टिस रिटायर्ड जो इफ्तिखार थे, उनके दौर में भी उन्होंने भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। बहरहाल चले, उसको मादी का किस्सा समझ के हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा जजिस हैं, 6 जजिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनको प्रो पीटीआई जजिस कहा जाता है। और दूसरी बात ये है कि अब इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इन्होंने उसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया कि ये फलां केस में हमें आके फलां बंदे ने हमें ये कहा था इस्टेब्लिशमेंट के कि आप ये इस केस का इस तरह फैसला करें, यानी मैनिपुलेट फलां केस को इस तरह करें। मासिवाय एक की उन्होंने कोई मिसाल नहीं दी। अच्छा, अब ये औलख साहब जो सो मोटो एक्शन लिया है, वो जिसकी हेयरिंग होगी, इसमें ख़ास बात यह है कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब इसको लार्जर बेंच में, अब लार्जर बेंच तो अभी भी 7 रुकनी है, इसको हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा लार्जर में 9 में या इससे भी बड़े बेंच में ये तब्दील हो जाए। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि इनको अब एफिडेविट देना पड़ेगा इनको, यानी कि बयान हल्फी देना पड़ेगा कि हम जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसमें हम सच्चे हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं हम उसमें सच्चे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये 6 के 6 जजेस इन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया, तो क्या किसी ने, कुछ खास लोग अभी भी हैं जिस तरह फैद हमीद साहब थे, वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे थे, उसका फ़ायदा पहुँचा रहे थे इमरान खान साहब को, तो क्या अभी भी ऐसे कुछ एस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं जो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और असरअंदाज हो रहे हैं अदालत पर, और फ़ायदा इसको पहुँचा रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत के बेनिफिशरी हैं? इस बारे में क्या कहते हैं आप? हाफिज साहब, मैं समझता हूँ कि जजेस जो हैं वो प्रो पीटीआई या प्रो नून लीग या प्रो पीडीएम, मेरा ख्याल में हमें इस तासुर की नफ़ी करनी चाहिए और मैं नहीं ऐसा समझता। जजेस हैं और उनके सामने जो चीज़ पेश की जाती है, हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो उन पर फैसले करते हैं और बाय बुक भी फैसले करते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात होता है ऐसा कि अगर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो वो कहेंगे कि ये जजेस जो हैं ये पीडीएम के हामी हैं। अगर तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ जाए तो वो दूसरे लोग कहना शुरू कर देंगे। अब जैसे देखिए ना जी कि जब बानी पीटीआई इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हाई कोर्ट से हुई थी तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी, तो आज वही जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं जिन्होंने उनको तोशाखाना रेफरेंस में जो है वो सज़ा मुअत्तल भी किया और ज़मानत पर रिहाई का हुक्म भी दिया। ये अलग बात है कि अभी वो दीगर केसेस की वजह से फौरी तौर पर रिहा नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनको एक रिलीफ तो मिला है। अब बात आती है जी कि एफिडेविट की या गुज़िश्ता जो मामला जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब वाला हुआ था, लेकिन अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप ये सादी सी प्रोसीडिंग है कि जो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो डेफिनेटली उनके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ उनके पास दस्याब हक़ाइक़ होंगे और जिनकी बुनियाद पर उन्होंने ये पहले भी ख़त लिखा, बाद में भी ख़त लिखा, और ख़ास तौर पर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब वाला फ़ैसला आने के बाद उनको कुछ हौसला हुआ कि ये चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जा सकती हैं। तो अगर उन्होंने लिखा किया है तो ज़ाहिर उनको अपने हक़ाइक़ जो हैं वो कौम के सामने रखने पड़ेंगे, अदालत के सामने रखने पड़ेंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे। अब ये मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं और मेरे ख्याल में जिस तरह वो कला बरादरी की जानिब से भी बाज़ हलकों की जानिब से ये मुतालबा आ रहा था कि इस पर फुल कोर्ट बनाई जाए, तो अब शायद ये मामला उस तरफ 7 रुकनी हो, 9 रुकनी हो या फुल बेंच हो। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है और मुअज़्ज़ज़ तरीन सीनियर तरीन जो इस्लामाबाद सुप्रीम सीट पर अवेलेबल जजेस थे वो सारे के सारे इस मामले में ऑन बोर्ड हैं। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस पर बेहतर फ़ैसला ही करेगी और पाकिस्तान की बका और सलामती और आगे जो मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है, मुआशी बेहतरी है, वो सिर्फ इसी सूरत में आ सकती है कि तमाम लोग अपनी हदूद में रहकर काम करें। और अब मेरा ख़्याल में ये चीज़ें उसी तरफ सेटल होने जा रही हैं जहाँ पे मैं ये दोबारा अपनी बात दोहराऊँगा कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं वो एक उमरानी मुआहदा नया जो है वो अब तय पाएगा और अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर। अच्छा सलाउद्दीन साहब, देखिए तुर्किया के सदर ने, जो कि अभी 1 साल ही हुआ उनको दोबारा से तीसरी बार सदर बने हैं वो,
फौज की जो साजिश थी उनका हुकूमत का तख्ता उलटने की, वो उन्होंने नाकाम बनाई और मुसलसल फतह पे फतह, यानी कि वो नाकाबिले शिकस्त हो चुके थे। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान आलम इस्लाम के लीडर भी बन चुके थे वो। ये यकायक क्या हुआ कि अभी 1 साल से भी कम अरसा हुआ उनको, अभी जो मेन इंतखाबात हैं वो जीते हुए, कि सदारती इंतखाबात जीते हुए उनको भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन 1 साल के अंदर ऐसा क्या धमाका हो गया कि तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान साहब जो हैं वो बुरी तरह से, उनकी जमात जो है नाकाम हो गई। हालांकि सदारती इलेक्शन में उन्होंने इन सारी अपोजिशन पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया। क्या होगा ऐसा? अभी साहब देखिए, 2 आरा हैं। पहले जब ये खबरें आई कि तैयब एर्दोगान की पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त हुई है और बड़े पैमाने पर शिकस्त हुई है, तो कुछ लोग कह रहे थे जी कि शायद वो गज़ा पे उनका जो ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी वाला स्टैंड और जिस तरह गुज़िश्ता जुर्रतमंदाना उनका स्टैंड होता था, इस वजह से तुर्की के अवाम कुछ जो उनसे नाराज़ हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। आप अगर जो तैयब एर्दोगान का हालिया सदारती इंतखाब वो भी देखें तो वो 2 मरतबा हुआ। पहली मरतबा वो मतलूबा वोट नहीं ले सके थे, दूसरी मरतबा अक्सरियत की बुनियाद पर फिर वो दोबारा जो है वो इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की। असल मामला जो है वो ये है कि वहाँ पर महंगाई और मईशत, ये 2 मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से तैयब एर्दोगान की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी मकबूलियत, उसमें कमी आई है। तैयब एर्दोगान की पॉपुलैरिटी और उनके इलेक्शन जीतने की और 20 साल के करीब का जो इक़्तिदार था ना, उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि उन्होंने तुर्की को एक पछड़े हुए पसमानदा तुर्की से एक तरक्की याफ्ता तुर्की के मॉडल में डेवलप किया था और उसे बनाया था। तरक्की, मुआशी खुशहाली थी जिसकी वजह से उनको जो है वो वोट भी मिल रहा था। तो अब भी उनकी जो मकबूलियत कम हुई है, जो उनके चैलेंजेस हैं ये वो मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और महंगाई उनके शिकस्त की बुनियादी वजह बनी है। और मैं इस चीज़ को पाकिस्तान के हालात के साथ भी रेलेवेंट करना चाहूँगा कि PDM जमातों को भी अवाम की सरमदान में अवाम के हवाले से सोचना होगा। और आज मईशत, महंगाई, ये आपके इलेक्शन में, आपके इक़्तिदार में और आपके इक़्तिदार के बाकी रहने में और सियासी वजूद की बका के लिए इन चीज़ों पर फोकस करना लाजमी है। अगर हुक्मरान तबका पाकिस्तान में भी अवाम को सहूलियात देने ऐसे में नाकाम रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये PDM जमातें जो हैं वो अगला इक़्तिदार जो है वो नहीं मिल सकेगा। और दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको हमारे आज का प्रोग्राम कैसा लगा? हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।